एटॉमिक मॉडल पे। इस मॉडल के आने से पहले लोगों ने तरह तरह के एटॉमिक मॉडल पे बात किया था। उनमें से शुरुआती दौर का एक एटॉमिक मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे कि थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है। उसमें उन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा एटम का स्पेस घेर के रखता है और उसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन्स। फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने यह कंक्लूड किया कि ज्यादातर स्पेस जो है एटम का वो एम्प्टी होता है और इसका ज्यादातर मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ये सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, जिसे कि न्यूक्लियस कहा गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके चारों तरफ घूमते रहता है। इसका भी अपना ड्रॉबैक है। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी ऑर्बिट में घूमे तो वो एक्सीलरेटेड होगा, और हमें पता है एक्सीलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी को लूज करते जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज करेगा तो उसका ऑर्बिट जो है वो छोटा होते जाएगा, और छोटा होते हुए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो आज हमें एक भी एटम नहीं दिखता, क्योंकि अब तक तो सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में समा गए होते, सट गया होता न्यूक्लियस के साथ। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नील्स बोर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। बोर ने सबसे पहले यह अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी आर्बिट्ररी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। यहां पर मान ले कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, बीच में जो दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट नहीं चूज कर सकता है। जैसे कि मान ले यहां पर बहुत सारे ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं और भी बहुत सारे नहीं दिख रहे हैं, तो यहां इस रेंज में यहां से लेके यहां तक ऑर्बिट, पॉसिबल ऑर्बिट जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट चूज करेगा वो कोई भी ऑर्बिट नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी रिवॉल्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी रिवॉल्व कर सकता है, कहीं भी ये रिवॉल्व कर ले, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ स्पेसिफिक अलाउड ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। तो उनका जो पहला पॉस्टुलेट था वो था ये कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है। फिक्स्ड ऑर्बिट्स ये वैसे ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इस ऑर्बिट में मान ले ये अलाउड ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करेगा और ये हमेशा इस ऑर्बिट में घूम सकता है। तो फिक्स्ड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट कुछ ऐसे हैं जहां पर कि कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, सो नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, सो थोड़ा भी ये रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी को। ये बड़ा जनरलाइज्ड पॉस्टुलेट है। उनका दूसरा जो पॉस्टुलेट है ये थोड़ा स्पेसिफिक है। पहला क्या बताता है कि कुछ फिक्स ऑर्बिट्स हैं, बस इतना ही। दूसरा बताता है उन ऑर्बिट्स का फीचर कैसा होगा, उनका प्रॉपर्टीज क्या है। तो दूसरा पॉस्टुलेट उन्होंने ये लिया कि जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड, हम एल से एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा h, जो कि है प्लांक्स कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय 2 पाई इस टर्म के इंटीग्रल मल्टीपल के। सो यहां पर मैं n लिख रहा हूं। n का जो वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और यहां पर मैं लिख दूं कि ये जो है ये h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू है ये है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये n जो है ये n ये
है इंटीजर्स, तो यहां पर इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ये जैसे कि हमें पता है एंगुलर मोमेंटम होता है जो भी पार्टिकल, जिसका एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, जो भी पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो उस पार्टिकल का मास, तो मास हमने मान लिया m, ये m इस इलेक्ट्रॉन का मास है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, मास इनटू वो जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है इनटू जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है। तो mvr ये है एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का। मान ले वो इलेक्ट्रॉन ये है, ये वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर v स्पीड से मूव कर रहा हो, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर v है उसका मैग्नीट्यूड, और ये अगर r रेडियस के पाथ में घूम रहा हो, रेडियस r है, और इसका मास अगर m है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, जिसे कि बराबर होना है किसके, इसे बराबर होना है nh/2π के। तो हमने ये देखा कि एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो फिक्स्ड होता है। तो यहां पर मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू होगा 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू होगा 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू होगा 3, और इस तरह से n का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा h/2π के, क्योंकि यहां n का वैल्यू 1 होगा। दूसरे ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा 2h/2π के, 2h/2π, क्योंकि यहां पर n का वैल्यू जो है वो 2 होगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में ये 3h/2π होगा, और उस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब जैसे ही एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड हो गया इन इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम आगे चल के देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी भी उसका वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर कंसीडर कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका जो एनर्जी होता है, चलिए उसे E1 से डिनोट करते हैं, वो एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी ये बराबर होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम। तो इसे मैं इस वीडियो में डिराइव नहीं करूंगा इन वैल्यूज को, इस पे हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जान ले कि ये जो एनर्जी होता है ये फिक्स्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के। इसी से आगे अब हम बोर के थर्ड पोस्टुलेट में बात कर सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है, जैसे कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रहे फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसका एनर्जी होगा टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में रहता है तो उसका एनर्जी होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जितना हायर ऑर्बिट में रहेगा इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा। देखिए -13.6 से ज्यादा होगा -3.4, और उससे भी ज्यादा होगा -1.5। तो जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी ज्यादा है। तो यहीं पर अगर देखें आप, मान ले कोई इलेक्ट्रॉन वो इस स्टेट में था, लोअर ऑर्बिट में था, वहां से ग्राउंड स्टेट से वो हायर ऑर्बिट में गया, कैसे जा सकता है? इसका तो एनर्जी बढ़ना होगा। यहां इसका एनर्जी कम है, हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कैसे? कौन देगा एनर्जी? तो इसे बाहर से एनर्जी देना होगा। तो बाहर से कोई इसे एनर्जी देगा, और कौन देगा वो एनर्जी? कोई फोटोन देगा वो एनर्जी। तब जाके ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है। उसी तरह से मान ले कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, वहां से ये लोअर ऑर्बिट में चला गया तो उसका एनर्जी तो घट गया। तो इस दौरान इसका जो एनर्जी घटा, जितना भी एनर्जी घटा, वो ये रिलीज कर देगा फोटोन के फॉर्म पे। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है बोर का वो ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड,
कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, जो एब्जॉर्ब कब करेगा, जब इसे हायर ऑर्बिट में जाना होगा, लोअर से हायर जाना होगा, और रिलीज कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होगा एनर्जी डिफरेंस के। सो ये जो दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये था बोर का 3 पोस्टुलेट्स और ये था बोर का एटॉमिक मॉडल।